हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो हम एमसीक्यू बेस्ड जो क्लास है उसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अपनी जो एमसीक्यूज़ है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? जो फादर ऑफ मेडिसिन हैं वो कौन हैं? ऑप्शन है चर्क, धन्वंतरी, हिप्पोक्रेट्स एंड सुश्रुता। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है जिनको कहा जाता है वो हैं हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स हैं ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। एंड हम बात करते हैं सुश्रुता की, तो सुश्रुता हैं वो कहलाते हैं फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी कौन होंगे? दैट इज सुश्रुता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी फॉलोइंग हेड इंजरी? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, हेड इंजरी के बाद में, तो सबसे अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या होगा? ऑप्शन है प्यूपिलरी डायलेशन, डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड हेमीपैरेसिस और कोमा। तो जो अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी इंक्रीज्ड आईसीपी की आफ्टर ए हेड इंजरी, दैट इज डिमिनिश्ड LOC लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सबसे पहले जो हमें दिखाई देंगे सिम्टम्स वो क्या होगा? जो कॉन्शियसनेस है, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिमिनिश हो जाएगा और जो मेंटल स्टेट है पर्सन की वो भी अल्टर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम हेमीपैरेसिस की। हेमीपैरेसिस क्या होता है कि मसल्स वीकनेस की वजह से जो पार्शियल पैरालिसिस होता है वो कंडीशन कहलाती है हेमीपैरेसिस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमनेस्ट क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज? इंडिया के अंदर जो ब्लाइंडनेस है उसका कॉमनेस्ट क्यूज है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड ट्रैकोमा। तो जो कॉमनेस्ट क्यूज है ब्लाइंडनेस का इन इंडिया दैट इज कैटरेक्ट। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लाइंडनेस का क्या क्यूज है, दैट इज कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज? कि जब बोन फ्रैक्चर होता है तो उसकी सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है हेमरेज, सेप्टिसीमिया, फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपरटेंशन। तो जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है दैट इज फैट एम्बोलिज्म। कि जब भी बोन का फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पर जो फैट है उसके एक्यूमुलेशन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इट इज़ ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय पीपल बाय? जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उसको ह्यूमन बींग्स जो पीपल्स होते हैं उसके अंदर में यूजुअली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑप्शन है एल्बुमिन यूरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ग्लाइकोज यूरिया एंड हीमेटोयूरिया। तो एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन है उसकी प्रेजेंस देखी जाती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट दैट इज एनोरेक्सिया एंड ग्लाइकोज यूरिया की जो यूरिन होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है वो देखी जाती है। एंड हीमेटोयूरिया इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। तो क्या आइडेंटिफाई करवाएगा डायबिटीज़ मेलाइटस को? दैट इज ग्लाइकोज यूरिया। यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज की प्रेजेंस है वो डिफाइन करती है कि जो पर्सन है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अर्ली वार्निंग साइन फॉर द कैंसर ऑफ लंग? कि कोई पर्सन है जिसको लंग कैंसर होने के वार्निंग साइन शो कर रहे हैं, तो अर्ली वार्निंग साइन है वो क्या होगा? ऑप्शन है डिस्फेजिया, परसिस्टेंट कफ, अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड एफेजिया।
तो जो लंग कैंसर होता है उसका सबसे जो अर्ली साइन होता है दैट इज पर्सिस्टेंट कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द फीचर ऑफ, जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो उस किस चीज़ का वजह से होती है, उसका क्या किस चीज़ का ये एक क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन है ड्यूओडेनल एट्रेशिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल मेगाकोलोन एंड अपेंडिसाइटिस। तो जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है इट इज़ ए फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसका बेसिकली जो क्लिनिकल फीचर होता है वो क्या होता है, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, या फिर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप टर्म्ड एज, कि कोई पेशेंट है जिसका हम स्टेथोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कौन सी एग्जामिनेशन की प्रोसेस है। ऑप्शन है पैल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन एंड परकसर। तो जो एग्जामिन कर रहे हैं हम स्टेथोस्कोप के थ्रू, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, जो भी साउंड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम अस्कल्टेट करते हैं, सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल थ्रस इज ए, जो ओरल थ्रस होता है वो बेसिकली किस टाइप की एक डिजीज़ है, किससे क्यूज होती है। ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़। तो जो ओरल थ्रस होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो कैंडिडा एल्बिकेंस होते हैं, ठीक है, जो कैंडिडा एल्बिकेंस होगा उसका माउथ के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है बेसिकली इट्स ए फंगल, जो कि माउथ के अंदर क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा और जो माउथ के अंदर जो वाइट पैचेस हैं वो बना देगा। ठीक है, तो जो ओरल थ्रस है इट्स ए फंगल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा इज, कि कोई पर्सन है जिसको अस्थमा है वो लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसकी सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगी। ऑप्शन है एटिलैक्टेसिस, एम्फाइसीमा, न्यूमोथोरैक्स एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्रोनिक अस्थमा की क्या होगी, तो वो बेसिकली होगी एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा होता क्या है, एम्फाइसीमा में बेसिकली होता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं बेसिकली जिसको एयर सैक्स बोला जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखी जाती है। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स क्या होगा कि जो एयर लीक होगी। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, जो एयर है उसकी लीकेज देखी जाती है, किसके बीच में, जो स्पेस होता है लंग्स और जो चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस होगा उसमें बेसिकली जो क्या होगा, एयर लीकेज देखी जाएगी, एयर है वो लीक करेगी। ठीक है, एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो लंग्स टिश्यूज़ होते हैं, जो लंग्स होंगे उसके जो टिश्यूज़ होंगे वो डैमेज हो जाते हैं और स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एंड जो एटिलैक्टेसिस होता है, एटिलैक्टेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स होंगे उसकी या तो लोब या कंप्लीट और पार्शियल जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। जो लंग्स होंगे या तो उसकी लोब या वो कम्प्लीटली या पार्शियली जब कोलैप्स कर जाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एटिलैक्टेसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन पूछा था क्रोनिक अस्थमा का, दैट इज एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर ऑफ puerperal sepsis, scarlet fever, otitis media, bacterial endocarditis, rheumatic fever and glomerulonephritis is that all। जो डिफरेंट जो डिजीज़ कंडीशंस दी हुई हैं उसके पीछे का पूछा गया है कि जो कॉमन फैक्टर होता है इनके पीछे वो क्या होता है। ऑप्शन है ऑल आर प्रोटोजोअल डिजीज़, जो सभी दिए गए हैं वो प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं। रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन दैट एंटर वाया द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि ये एक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होता है।
ऑप्शन सी इज ऑल आर क्योज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कि जो भी हैं वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के थ्रू हुए हैं, एंड ऑल आर फंगल डिजीज। तो बेसिकली जो डिजीज कंडीशन ऊपर दी गई हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन दैट एंटर वाया द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंड जो डिफरेंट डिजीज कंडीशंस दी हुई हैं उनको क्योज करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी इज मेंटेन्ड चीफली। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड का बैलेंस होता है उसे कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन है स्किन, किडनी, लंग्स एंड हार्ट। तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड का बैलेंस करते हैं दैट इज किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद डिस्निया शुड बी प्लेस्ड इन, कि कोई पेशेंट है जिसको डिस्निया है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो उसको हम कौन सी जो पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन है सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन एंड लिथोटमी पोजीशन। तो जो सिम्स पोजीशन होती है उसको किसके लिए स्टेबल माना जाता है एंड मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है? उसको अनीमा के लिए। ठीक है, जब हम किसी पेशेंट को अनीमा देते हैं तो उसके लिए सबसे सुटेबल पोजीशन मानी जाती है दैट इज़ सिम्स पोजीशन। सुपाइन पोजीशन होती है कि जो पेशेंट है उसको सीधा लेटा दिया जाता है, एंड जो ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज़ जो पेशेंट होता है उसको सिटिंग पोजीशन दी जाती है, साथ में उसको जो कार्डियक टेबल होती है, जो ओवर बेड टेबल होती है, उसके ऊपर उसको पिलो दिए जाते हैं, और उसकी सपोर्ट से जो पेशेंट होता है वो आगे की तरफ बेंड डाउन करता है। उसकी वजह से जो उसकी डिस्निया की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं रिलीव हो जाती हैं। ठीक है, तो पेशेंट है अगर सफ़र कर रहा है डिस्निया से तो हम उसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर टीबी एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन ट्यूबरक्लोसिस में इंक्लूड नहीं होती है? ऑप्शन है आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल, साइक्लोसिरिन एंड रिफाम्पिसिन। तो जो आइसोनियाजिड है वो भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इंक्लूड होती है, रिफाम्पिसिन भी, इथाम्ब्यूटोल भी। कौन सी नहीं होती है? दैट इज़ साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, जो साइक्लोस्पोरिन होती है वो इंक्लूड नहीं होती है फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर टीबी। ठीक है, इसके अलावा एक मेडिकेशन और होती है जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इंक्लूड होती है, दैट इज़ पायरिजिनामाइड। ठीक है, पायरिजिनामाइड ये भी इंक्लूड होगी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द वैक्स फ्रॉम ईयर कैनाल, कि जो सेरुमेन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ईयर कैनाल के अंदर, जिसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? ऑप्शन है मिनरल ऑयल्स, कॉटन स्वैब एप्लीकेटर, वार्म नॉर्मल सेलाइन इरिगेशन एंड नन ऑफ दीज। तो जो रिमूव करने का सही तरीका होता है वैक्स को दैट इज़ वार्म नॉर्मल सेलाइन इरिगेशन। जो नॉर्मल सेलाइन होता है उसको वार्म किया जाता है एंड उसके थ्रू इरिगेट किया जाता है किसको? ईयर कैनाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद लैरिंजाइटिस इज ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली फॉर 2 weeks बट ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग होर्सनेस। पर्सिस्टेंट होर्सनेस मे बी एसोसिएटेड विद, कि कोई पेशेंट है जिसको लैरिंजाइटिस हुआ था, लैरिंक्स की इन्फ्लामेशन हुई थी, जिसका हमने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे दिया था 2 weeks प्रायरली, बट क्या है पेशेंट है अभी भी स्टिल एक्सपीरियंस कर रहा है होर्सनेस। ठीक है, जो आवाज़ है उसमें भारीपन उसका अभी भी है। पर्सिस्टेंट होर्सनेस इज एसोसिएटेड विद, जो पर्सिस्टेंट होर्सनेस है ऑफ वॉइस वो एसोसिएट करती है किसके साथ में? ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, न्यूमोथोरेक्स एंड लैरिंजियल कैंसर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज़ लैरिंजियल कैंसर। तो जो लैरिंक्स का जो कैंसर होता है उसका जो फर्स्ट अर्लीस्ट सिम्टम्स जो माना जाता है दैट इज़ होर्सनेस ऑफ वॉइस।
तो क्या है, पेशेंट को इन्फ्लामेशन थी, उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट भी दे दिया गया, लेकिन फिर भी उसको परसिस्टेंट होर्सनेस प्रेजेंट है, दैट मे बी लैरिंजियल कैंसर। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन, कि कौन सा ऐसा टाइप है फ्रैक्चर का जो कि चिल्ड्रंस है उसके अंदर कॉमनली देखा जाता है। ऑप्शन है कोलेज फ्रैक्चर, पोट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो जो क्या होता है, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो मोस्टली फ्रैक्चर देखा जाता है दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा जो गीली लकड़ी होती है, गीली लकड़ी को जब भी तोड़ने की कोशिश की जाती है वो एक एंड से, जैसे ये है कोई क्या है, स्टिक है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं वो एक एंड से तो टूट जाती है, बट जो सेकंड एंड होता है वहाँ से रिमेन वो अपनी जगह पे लगी हुई होती है। तो एक पोर्शन होता है जैसे कि बोन है, उसका एक पोर्शन में क्या होगा, फ्रैक्चर शो होगा, जबकि वो दूसरी साइड से अटैच रहेगी, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। और कॉमनली बच्चों में यही देखा जाता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट फॉर द नर्स टू मेक फॉर ए पेशेंट हैविंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इज, कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो सबसे ज़्यादा असेसमेंट करने की ज़रूरत कौन से चीज़ की है। ऑप्शन है स्किन कलर, यूरिन आउटपुट, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स एंड ब्लड प्रेशर, कि कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो हमें पेशेंट में असेस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है, हम सबसे पहले जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे, उसके बाद में जो बाकी चीज़ें हैं हम उसको वन बाय वन क्या है असेस करते रहेंगे, लेकिन सबसे प्रायोरिटी हमारी होगी दैट इज़ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज, जो हमारी स्किन होती है उसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है डर्मिस, एपिडर्मिस, एडिपोज एंड सबक्यूटेनियस। तो हमारी जो स्किन होती है उसकी जो सबसे ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बट कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज, जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है कॉर्नियम, लुसीडियम, ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। तो जो एपिडर्मिस होती है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज जर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो स्किन का कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट है वो कि रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑप्शन है मेलानिन, एक मिनट, मेलानिन, रेड पिगमेंट, कैरोटीन एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा राइट आंसर होगा जो स्किन कलर होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है दैट इज मेलानिन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं वो मेलानिन सीक्रेट करती हैं, जो कि बेसिकली हमारे जो हेयर कलर्स होते हैं, आई कलर होता है एंड इवन हमारी जो स्किन का कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द, कि हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा हीट लॉस है वो किसके थ्रू होती है, कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा जो हीट है वो लॉस होती है। ऑप्शन है लंग्स, किडनी, ब्रेन एंड स्किन। तो जो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होगी दैट इज़ फ्रॉम स्किन, स्किन से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। तो जो सबसे क्या ब्रेन के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होगा दैट इज हाइपोथैलेमस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज बेस्ड ऑन,
जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, कैसे होता है। ऑप्शन है इंक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी, कि जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। डिक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती हैं। इनहिबिटिंग ओवुलेशन, जो ओवुलेशन होता है उसको इनहिबिट करती हैं। एंड ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फैलोपियन ट्यूब, की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर स्पर्म की जो एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं बेसिकली उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो उसको इनहिबिट करती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनहिबिटिंग द ओवुलेशन। नेक्स्ट इज when a client continues to hypoventilate what complication may occur, कि कोई पेशेंट है जो कि लंबे टाइम से क्या कर रहा है, हाइपोवेंटिलेट है। ठीक है, उसकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो नॉर्मली नहीं है, जो उसकी वेंटिलेशन प्रोसेस है वो डिक्रीज है, तो वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर होगी। ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वेंटिलेशन है वो हमारा एयर एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक वाले ऑप्शन है इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है कि मतलब वो जो उसका ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ना तो वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर पा रहा है और जो CO2 है ना उसको एक्सहेल कर पा रहा है। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू बैग इज़ यूज्ड व्हेन, जो एम्बू बैग होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम एम्बू बैग है उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन है पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पेशेंट डेवलप रीनल फेलियर, पेशेंट डेवलप हेपेटिक फेलियर एंड पेशेंट डेवलप सीवियर हाइपरटेंशन। तो जो एम्बू बैग होता है बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है, जो एम्बू की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ आर्टिफिशियल मैनुअली ब्रीदिंग यूनिट। तो कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, कि पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है, तो हम उसको आर्टिफिशियली ब्रीदिंग है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो एयरवे है वो और जो उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक बोन फीवर इज़, जो ब्रेक बोन फीवर है उसको बेसिकली हम कौन सा ऐसा फीवर है जिसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है टाइफाइड फीवर, मैलिग्नेंट फीवर, मलेरिया एंड डेंगू फीवर। एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो जो ब्रेक बोन फीवर के नाम से हम जानते हैं दैट इज़ डेंगू फीवर। ठीक है, जो डेंगू फीवर होता है उसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम रेज्ड फर्स्ट, कि कोई पेशेंट है जिसको क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, MI हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले रेज होगा, कौन सा ऐसा कार्डियक मार्कर है जो सबसे पहले हमें रेज दिखाई देगा। ऑप्शन है CPK-MB, SGPT, SGOT एंड ट्रोपोनिन T। तो एक्यूट MI की कंडीशन में जो सबसे फास्ट रेज होगा दैट इज ट्रोपोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है T ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, कि जो ट्यूब ड्रेनेज होती है वो कौन सा ऐसा सर्जिकल प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है उसके बाद में हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन है मेस्टोइडेक्टमी, कोलेसिस्टेक्टमी एंड कोलोस्टमी एंड इलियोस्टमी। तो जो कोलिसिस्टेक्टमी होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, जो हम रिमूवल करते हैं गोल ब्लैडर का, ठीक है, उसके बाद में जो रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, उसके बाद में जो उसका कंटेंट है, जो बाइल है, उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम जो T ट्यूब ड्रेनेज है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ रेफर्स टू,
कि साइकेट्रिक के क्वेश्चंस हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जो टर्म है उसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं, कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन है पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ वर्ड हेयर्ड एंड न्यू वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट एंड यूज ऑफ राइमिक वर्ड। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है कि पेशेंट है वो अभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा था, देन वो मूव कर जाता है तुरंत ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देन वो अपनी जो होता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया के ऊपर जस्ट मूव करता रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है जिससे हमने पूछा आज आपने क्या खाया था, सुबह आपने ब्रेकफास्ट क्या किया था, तो उसने बताना शुरू किया आज सुबह ब्रेकफास्ट बना था, फिर मैं वहाँ घूमने चला गया, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में मैं स्कूल गया था, उसके बाद में फिर ये हुआ था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर फास्टली मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, और क्या होगा कि जो नए वर्ड का इन्वेंट किया जाता है तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं नियोलॉगिज्म। न्यू वर्ड की इन्वेंशन करता है, जो पेशेंट है वो अपने आप से ही नए वर्ड बना लेता है जो कि मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई खास मीनिंग नहीं निकल के आता है। एंड यूज़ ऑफ राइमिक वर्ड होता है, बेसिकली इसमें क्या करता है, पेशेंट है जिनकी राइम्स सेम आती है कि कैट, बैट, डैट, दैट, ऐसे वर्ड्स जिसकी राइमिंग है वो सेम आवाज़ शो करेंगे तो उसको यूज़ करता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्ले एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए पेशेंट विद एन एल्कोहल एडिक्शन सेज माई ड्रिंक इज ऑल माई वाइफ फॉल्ट, शी मेक्स मी सो क्रेजी, आई हैव जस्ट हैव टू हैव ए ड्रिंक। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कि कोई पेशेंट है जो कि एल्कोहल एडिक्शन का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, वो कहता है माई ड्रिंकिंग इज़ ऑल ऑफ माई वाइफ्स फॉल्ट, कि जो मैं पीता हूँ वो सारा कसूर मेरी वाइफ का है। वो क्या करती है, वही मुझे उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि मैं और ज़्यादा पीऊँ। तो ऑप्शन ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑप्शन है प्रोजेक्शन, डिनाइल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड रिग्रेशन। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि हम अपनी गलतियों के दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, हम अपनी गलतियों का जो सारा पिटारा है वो दूसरे के सिर के ऊपर डाल देते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, जो अपनी अल्कोहल की जो हैबिट थी उसका जो सारा दोष है वो अपनी वाइफ के ऊपर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट इज पासिंग यूरिन एवरी टाइम व्हेन ही कफ, दिस इज टर्म्ड एज, कि कोई पेशेंट है वो जब भी कफ करता है तो वो अपना यूरिन है वो पास कर देता है, तो ऐसी इस जो कंडीशन है उसको हम क्या टर्म्ड करेंगे। ऑप्शन है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो पेशेंट है वो कब यूरिन पास करता है, जब वो कफ करता है, तो मतलब कि जब पेशेंट है उसको स्ट्रेस कंडीशन आ रही है तभी उसका यूरिन है वो पास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। की पेशेंट है जब भी उसको कोई भी स्ट्रेसफुल स्टिमुलस मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में वो अपना जो यूरिन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज द लीडिंग क्यूज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस इज, कि जो अडल्ट होते हैं, जो एडोलेसेंस की जो एज ग्रुप होता है उसमें बेसिकली जो डेथ का मोस्ट लीडिंग क्यूज है वो क्या होता है। ऑप्शन है होमिसाइड, हेपेटाइटिस ए, एक्सीडेंट एंड माल न्यूट्रिशन। तो जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें मोस्ट लीडिंग क्यूज ऑफ डेथ होता है, दैट इज एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ग्रुप थेरेपी, कि हम पेशेंट्स हैं उसको ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ऐसे कौन से पेशेंट हैं उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है कि इसको ग्रुप थेरेपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है होमोजीनस ग्रुप, पेशेंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पेशेंट एंड फैमिलीज एंड कपल्स। तो जो होमोजीनस ग्रुप होते हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा, पेशेंट हैं जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा,
एंड फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं, उसको भी ग्रुप थेरेपी है वो प्रोवाइड की जाएगी। किसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा? दैट इज़ एंटी सोशल पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन है जो कि एंटी सोशल है, जिसका जो बिहेवियर है वो हैज़ार्डियस है, वो दूसरों को हार्म कर सकता है, हार्मफुल बिहेवियर है, तो ऐसे पर्सन को हम ग्रुप थेरेपी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एंटी सोशल पेशेंट होते हैं दैट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट इज द 4 A's ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि जो सिजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है उसमें यूजन ब्यूलर के थ्रू 4 A's दिए गए थे। ठीक है, डिफाइन करने के लिए उसमें कौन सी ऐसी ऑप्शंस में दिए गए हैं जो कि इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन है ऑटिस्टिक थिंकिंग, एसोसिएटिव लूजनेस, एम्बीवेलेंस एंड होपलेसनेस। तो जो ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है वो भी इंक्लूड होती है, एंड एसोसिएटिव लूजनेस भी होती है, एम्बीवेलेंस भी होता है। इसके साथ में जो 4th A होता है दैट इज अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट होता है, बट जो होपलेसनेस होती है वो नहीं होती है, 4 A's में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट इज कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, कि जो डिप्रेशन होता है उसके सारे साइन होते हैं, कॉमन जो साइन है वो दिए हुए हैं सिवाय एक के। ऑप्शन है एपैथी, सैडनेस, होपलेसनेस एंड इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। तो क्या होगा, जब डिप्रेशन की कंडीशन होगी तो पेशेंट के अंदर एपैथी भी होगी। ठीक है, क्या है वो किसी भी चीज़ का, किसी के प्रति कोई भी जो क्या है अपने जो भाव होते हैं, जो अपने इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एक टाइप से इमोशन लेस हो जाता है। सैडनेस भी देखी जाती है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, एंड होपलेसनेस भी देखी जाती है। ठीक है, जो डिप्रेशन वाला पर्सन होता है वो हमेशा उसको लगता है कि अब कोई होप है वो नहीं बची है, वो हेल्पलेस है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। बट जो पेशेंट होता है डिप्रेशन का, उसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होती है, इस बल्कि डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाएंगी, ना कि इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डेल्यूजनल बिलीफ दैट अदर वन सेल्फ और द वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट, की डेल्यूजन सबसे पहले बात कर लेते हैं। डेल्यूजन की क्या होता है कि फोर्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ होते हैं, किसी भी पर्सन की फोर्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ होते हैं। अभी पर्सन क्या सोच रहा है कि ना तो वो एग्जिस्ट करते हैं, ना ये जो पूरा संसार है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डेल्यूजन है वो कौन से टाइप का डेल्यूजन है? ऑप्शन है प्राइमरी डेल्यूजन, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो बेसिकली होता क्या है, जो निहिलिस्टिक डेल्यूजन होता है उसके अंदर पर्सन सोचता है कि ना तो वो खुद एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई संसार है, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जी कोई भी दो पर्सन है वो आपस में बात कर रहे हैं तो उसे लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, एंड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है कि उसको क्या होता है, एक टाइप से शक होता है। ठीक है, परसिक्यूशन होता है कि जो पर्सन है कि जो दूसरे पर्सन है वो उसे मारना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ एन एंटीसाइकोटिक एजेंट आर मैनेज्ड विद फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट, कि जो सिजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है उसके अंदर जब हम पेशेंट है उसको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देते हैं तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट जो ड्रग्स होती हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है डोपामिनिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। तो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उसको डोपामिन ड्रग्स के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू नहीं कर सकते हैं? बार्बिचुरेट्स के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट इज
एल्फर्ड बिनेट इज़ एसोशिएटेड विद, जो एल्फर्ड बिनेट है वो बेसिकली किससे एसोशिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं, तो कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके साथ में जो एल्फर्ड बिनेट है वो एसोशिएट करते हैं। ऑप्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट। तो जो एल्फर्ड बिनेट है ही इज़ एसोशिएटेड विद इंटेलिजेंट टेस्ट, तो जो एल्फर्ड बिनेट होंगे वो इंटेलिजेंट टेस्ट के साथ में एसोशिएट करते हैं। इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो भी एल्फर्ड बिनेट के थ्रू ही क्या है, उसको एल्फर्ड बिनेट है उसी ने ही जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिप्नोथेरेपी इज़ लिस्ट इफेक्टिव इन पीपल सफरिंग फ्रॉम, जो हिप्नोथेरेपी होती है जिसमें हिप्नोसिस किया जाता है वो कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिसके अंदर लिस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, पेन, फोबियाज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जो हिप्नोथेरेपी होती है वो जिन पेशेंट को पेन है उसके में के लिए भी इफेक्टिव मानी जाती है, फोबियाज वाले पेशेंट में भी इफेक्टिव मानी जाती है, और जिन पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए भी इफेक्टिव मानी जाती है। बट जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उसमें जो हिप्नोथेरेपी होती है वो लिस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा ऐसी सब्सटेंस है जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो आगे चल के क्या क्यूज कर सकती है, दैट इज न्यूरल ट्यूब इफेक्ट। ऑप्शन है फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक। तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं दैट आर बेसिकली क्यूज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब है वो डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी, जो मदर है जिसने डिलीवरी की है, बेबी को जन्म दिया है, तो उसकी मदर की जो ब्रेस्ट है उससे जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन है सिक्वेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया एंड ल्यूकोरिया। तो जो सबसे पहले जो ब्रेस्ट मिल्क से जो सिक्रेशन आएगा दैट इज कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ की ब्रेस्ट से, जो पहला दूध आता है जो कि बच्चे के लिए हाईली रिक्वायर्ड होता है एंड इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक है, वो जो होता है दैट इज कोलेस्ट्रम। जो लोचिया होता है वो पोस्टपार्टम में जो क्या है डिस्चार्ज आता है। ठीक है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज आएगा दैट इज लोचिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन बाय पेप स्मीयर। पेप स्मीयर के थ्रू हम कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है पेप स्मीयर के थ्रू। ऑप्शन है ओवेरियन कैंसर, एंडोमेटेरियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो पेप स्मीयर जो लिया जाता है दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसकी जब स्क्रीनिंग की जाती है तो उसके लिए पेप स्मीयर है वो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द डिस्कवर्ड द पार्टोग्राफ। जो पार्टोग्राफ होता है जिसके अंदर जो हम लेबर की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं, अपनी जो लेबर की प्रोसेस है उसको डिफाइन करते हैं कि जो लेबर की प्रोसेस है वो कैसे गो थ्रू हो रही है, तो उसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन है RH फिलपोटर, AL मुडलियर, विलियम शो, डॉक्टर शिरोडकर। तो जो डॉक्टर RH फिलोफोटर थे उन्होंने बेसिकली जो पार्टोग्राफ है उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज विच एब्डोमिनल ग्रेप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें जो बेबी का हेड है उसके डिसेंडिंग हो गई है या नहीं हुई है उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी एब्डोमिनल ग्रिप है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन है फंडल, लेटरल, पेल्विक एंड पेल्विक 2, पेल्विक फर्स्ट और पेल्विक 2। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बेबी है उसकी पोजीशनिंग को चेक करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ लियोपोल्ड मैनेवर। ठीक है, जो लियोपोल्ड मैनेवर होता है उसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 ग्रिप्स देखी जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ फंडल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपने बोथ हैंड्स हैं वो यूज़ करते हैं और जो बेबी है उसको चेक करते हैं, जिसमें कि हम पता करते हैं कि जो बेबी है उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी पोजीशन क्या है, कि बेबी का जो सबसे पहले हमें क्या डिलीवर होगा, बेबी की पोजीशन वर्टेक्स होगी या बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। जो लेटरल होती है उसमें हम जो क्या करते हैं, मदर के साथ में जो बेबी है उसकी लाई वगैरह को चेक करते हैं, ठीक है। जो लेटरल साइड में है हम बोथ हैंड यूज़ करते हैं, मदर के एब्डोमेन के ऊपर प्लेस करते हैं और जो मदर का एक्सिस होता है और जो फीटल का एक्सिस होता है उससे चेक करते हैं। जो पेल्विक फर्स्ट होती है इसको ही हम पावलिक फर्स्ट ग्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम अपने बोथ हैंड्स यूज़ करते हैं। जो बेबी का हेड की डिसेंडिंग चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पेल्विक सेकंड, जिसको हम सिंगल हैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि जो बेबी का हेड है वो डिसेंड हो गया है या नहीं हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द हैज़ार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विद पिटोसिन। जो पिटोसिन होता है दैट आल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन। तो जब हम ऑक्सीटोसिन के थ्रू लेबर का इंडक्शन करवाते हैं तो कौन सा ऐसा हैज़ार्ड है, कौन सा ऐसा हार्म है जो हो सकता है। ऑप्शन है एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर ऑफ यूट्रस एंड अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो क्या हो सकता है पिटोसिन की वजह से, जो रप्चर ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है वो बेसिकली रप्चर हो सकता है, क्योंकि जो पिटोसिन जब हम देते हैं, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो फास्ट आती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि यूट्रस है वो रप्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट है विच इज़ द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस, कि कौन सा ऐसा पेल्विस है जो कि आइडियल माना जाता है फीमेल के लिए, ठीक है। ऑप्शन है एंड्रॉयड, गायनेकोइड, प्लेटिप्लोइड एंड एंथ्रोपोइड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फीमेल पेल्विस में, तो सबसे जो आइडियल माना जाता है वो होता है गायनेकोइड पेल्विस, ठीक है। जो गायनेकोइड पेल्विस होता है इसकी जो ब्रिम होती है वो राउंड शेप की होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली राउंड शेप की जो ब्रिम होती है जिससे बेबी की जो डिलीवरी है वो बहुत ईजिली हो जाती है। जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है उसको सबसे कम लीस्ट फेवरेबल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी पेल्विक ब्रिम होती है वो बेसिकली हार्ट शेप की होती है। ये बेसिकली मेल के अंदर पाया जाता है। जो प्लेटिप्लोइड होती है, प्लेटिप्लोइड बेसिकली किडनी शेप की होती है या ट्रांसवर्स ओवल शेप की होती है, ये भी लिस्ट फेवरेबल है। एंड जो एंथ्रोपोइड होती है इसके अंदर जो पेल्विक ब्रिम होती है वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट माना जाता है दैट इज़ गायनेकोइड। नेक्स्ट इज विच इज़ द रीज़न फॉर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड। तो जो गोल्डन कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है। ऑप्शन है RH इनकम्पेटिबिलिटी, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी एंड इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एट टर्म लेवल वो कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, कलरलेस होगा टर्म लेवल पे। लेकिन बात करते हैं डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशन जहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर चेंज मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो गोल्डन कलर होगा वो क्या डिफाइन करेगा, दैट इज़ RH कंपेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो होगा कैसा, गोल्डन कलर का, ठीक है। और क्या होता है कि जब बेबी है इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई है अगर बच्चे की, ठीक है, अगर बच्चे की इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई है तो वो डार्क ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा। एंड इन केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है, कि जो बच्चा है वो क्या हो गया है, पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो कलर होगा दैट इज़ सैफरन कलर, ठीक है। जो सैफरन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो दर्शाएगा पोस्ट मैच्योरिटी को। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, जो
बच्चा है, अगर उसने मेक्योनियम पास कर दिया है तो जो एमनियोटिक कलर होगा दैट इज़ ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कलर होते हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है उसको दिखाते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। अगर फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, फिटल ने म्यूकोनियम पास कर दिया है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन होगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस में गोल्डन होगा। पोस्ट मैच्योरिटी के केस में सैफरन कलर होगा। अगर बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है या तो डार्क ब्राउन कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। और एक कंडीशन और होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है या हेमरेज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डार्क रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है वो दिखाई देगा कि अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है। तो जो एमनियोटिक कलर हो फ्लूइड का जो कलर होगा दैट इज डार्क रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट शुड बी टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन एज पर WHO, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है तो उसको अपनी जो कैलोरीज़ हैं वो कितनी एडिशनल कैलोरीज़ हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं प्रेगनेंसी के केस में। तो प्रेगनेंसी के केस में कितनी रिक्वायर्ड होंगी, वो होंगी 300 कैलोरीज़। कि कोई फीमेल है जो कि अपनी पहले जितनी कैलोरीज़ ले रही थी उसमें उसको 300 कैलोरीज़ हैं वो ऐड ऑन करनी होंगी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीमेल है वो लैक्टेशन है, मदर है वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो ऐसे केस में लैक्टेशन के केस में 500 जो कैलोरीज़ हैं वो ऐड ऑन करनी होंगी अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है कि जो सर्वाइकल ओस है उसके ऊपर जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली कवर नहीं किया, उसने उसको हाफ कवर कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मैनेजमेंट में है हम कौन सी स्टेप है उसको इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन है सिजेरियन सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, DNC डायलेशन एंड कर्टेज एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। तो अगर फीमेल है जिसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो ऐसी फीमेल को हम मैनेजमेंट के लिए बोलेंगे कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट है वो करना है। ठीक है, तो फीमेल को एडवाइस किया जाएगा कंप्लीट बेड रेस्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया है, बाकी आगे भी हम ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।